चलिए, आज की क्लास में मैं आपको अगेन जावा के कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा। कल की क्लास में मैंने आपको मेनली एक टॉपिक कवर किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आप बस एक लाइन याद रखें उसके लिए कम से कम, कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को स्कैन करता होगा और एक ही बार में वो बता देता होगा इसमें इतनी एरर्स। उन एरर्स को आप ठीक करिए, डीबग करिए और देन आपका आंसर आपके पास आ जाता हो। परंतु अगर मैं आपसे इंटरप्रेटर की बात करूं तो ये लाइन बाई लाइन काम करता है। ये कैसे काम करता होगा? लाइन बाई लाइन। अगर पहली लाइन में ही प्रॉब्लम है तो वही रुक जाएगा, आप उसे ठीक करिए। जब वो ठीक हो जाएगी फिर वो अगली लाइन पर आए, एंड सो ऑन। सो ये सारी बातें कल हो चुकी थी। आज तक जितनी भी लैंग्वेजेस के बारे में मैंने डिस्कशन किया, मैंने कहा पाइथन। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मैंने प्रूव भी किया था। कल अगर आपने पिछली क्लास अगर अटेंड की है तो आपने देखा होगा एक लाइन में एरर आ रही थी तो वही दिखाई दे रही थी, जब उसे ठीक कर दिया था तब वो दूसरी लाइन की एरर बताने लगा था। परंतु सी के लिए मैंने कहा था ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, उसमें सारी एरर्स की एक ही बार में लिस्ट आ गई थी, आपने नोटिस किया होगा पूरी लिस्ट। आज मैं आपको जावा के बारे में बताता हूं। जावा के दोनों हाथों में लड्डू हैं। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल बात की है मैंने, कि दोनों हाथों में लड्डू हैं, यानी कि जावा कंपाइलर को भी सपोर्ट करता है और इंटरप्रेटर को भी सपोर्ट करता है। इस लाइन को आपको सीखना पड़ेगा। जावा डिपेंड्स ऑन बोथ कंपाइलर एज वेल एज व्हाट, इंटरप्रेटर। हर लैंग्वेज के साथ आप नॉर्मली दो काम करते हैं। वो कौन कौन से काम करते हैं भाई? एक आप करते हैं कंपाइलेशन का, और दूसरा काम जो होता है विच इज नोन एज द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। तो कंपाइल करते वक्त जावा के प्रोग्राम को हम कंपाइलर का यूज करेंगे, और एग्जीक्यूट करते वक्त, रन करते वक्त हम लोग इंटरप्रेटर का यूज करेंगे। सो इन जावा, एरर चेकिंग बाय व्हाट? बाय द कंपाइलर। कोई भी प्रोग्राम अगर आपने लिखा हुआ है तो इसमें एरर चेक करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो किसकी है? कंपाइलर की। आप थोड़ा सा अच्छा अच्छा सोचिए, कोई एरर ही नहीं आई प्रोग्राम में, इफ नो एरर। मैं जानता हूं अभी आपको प्रोग्राम बनाना नहीं आता, बट आप इतने भी भोले नहीं है, इतने भी सीधे नहीं होंगे कि आपको ये ना पता हो कि प्रोग्राम कैसे बनता है। कोई भी लैंग्वेज आपको आती है उसमें प्रोग्राम बनाया जा सकता है, कोई एरर नहीं है। आज हम स्पेशली जावा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई भी एरर नहीं है तो जावा का कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है और एक स्पेशल कोड बना देता है जिसे हम बाइट कोड कहते हैं। क्या कहेंगे? बाइट। ये ध्यान रखना पड़ेगा। आपने इससे पहले जो लैंग्वेजेस पढ़ी उसमें सोर्स कोड डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट होता था। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जावा का सोर्स कोड डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता। एक इंटरमीडिएट कोड बना, दिस इज द इंटरमीडिएट कोड, जो कि बेसिकली एक क्लास फाइल में स्टोर हुआ है। किसमें स्टोर हो गया है बेटा? क्लास फाइल। इट गेट्स स्टोर्ड इन द क्लास फाइल। टॉकिंग अबाउट दिस, यहां पर यही तो कह रहा है, क्लास फाइल इज अ बाइट कोड फाइल। अरे उस फाइल में बाइट कोड ही होगा। और वैसा जो जावा का प्रोग्राम जब रन होता है, जावा रन टाइम बाय व्हाट? बाय द इंटरप्रेटर। मैं आपको एक पूरी सीरीज समझाता हूं कि कहां से चीज कहां पे पहुंचती होगी। लेट अस अज्यूम आपने जावा में कोई प्रोग्राम बनाया। जो प्रोग्राम आप बनाते हैं ना,
which is known as the source code. प्रोग्राम का नाम कैन बी एनीथिंग, कोई भी नाम हो सकता है उसका, परंतु उसका एक्सटेंशन डॉट जावा होगा। सबसे पहले हम उसे कंपाइल करेंगे और अच्छा सोच रहे हैं हम लोग कि कोई एरर नहीं है उसमें। जावा के कंपाइलर ने जब उसे कंपाइल किया तो एक बीच का कोड बनता है। इंटरमीडिएट कोड क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि वो डायरेक्टली बाइनरी कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हर चीज को पहुंचना तो 0 और 1 पर ही है। हर चीज को पहुंचना तो भाई 0 और 1 पर ही है। तो यहां पर एक बाइट कोड बना और वो बाइट कोड किसमें स्टोर होता है? क्लास फाइल। देन फिर हम इसे रन कराते हैं और रन कराते वक्त एक इंटरप्रेटर यूज होता है और इसका काम होता है इस बाइट कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करा देना। देन फिर वो बाइनरी कोड कहीं ना कहीं ओएस की लाइब्रेरी से इंटरेक्ट करता होगा, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं होता। तो आपको तो कंपाइल करना आना चाहिए जो बाइट कोड बना देगा। रन कराएंगे तो ये बाइट कोड, देखिए जब रन करा रहे थे तो ये बाइट कोड बाइनरी कोड में कन्वर्ट हुआ। इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस आई वुड से। सो अगर इसको रिपीटेटिवली अगर मैं आपको बताऊं, अगर दोबारा से अगर हम इसकी बात करें तो जर्नी क्या थी भाई? सोर्स कोड से पहले बाइट कोड बना। पुरानी लैंग्वेजेस में क्या होता था पता है? यहां से सोर्स कोड, यहां से आपने इसे कंपाइल कराया और कंपाइल कराने के बाद वो डायरेक्टली बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाया करते थे। जावा के केस में ऐसा नहीं है। सबसे पहले सोर्स कोड हमारा बाइट कोड में आ रहा है, बाइट कोड में आ रहा है। उसके बाद बाइट कोड के बाद फिर वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है। जब बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो गया होगा फिर तो वो प्रोसेसर से इंटरेक्ट कर सकता है भाई। अरे कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 एंड 1। कंप्यूटर हमारा जो है वो बस 0 और 1 ही समझ सकता है। देन बाइनरी कोड का इंटरेक्शन प्रोसेसर से होता होगा, प्रोसेसर हमें आउटपुट दिखा देता होगा। तो सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने किसको दी? जिम्मेदारी किसको दी? कंपाइलर को। देन बाइट कोड से बाइनरी कोड में करने की जिम्मेदारी हमने किसको दी? इंटरप्रेटर। तो क्या मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि जावा कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, यानी कि ये दोनों का यूज करती है भाई। इट इज यूजिंग बोथ, दोनों का यूज कर रही है। दोनों की जिम्मेदारियां बता दी मैंने आपको। क्या जिम्मेदारी बताई हुई? सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का होगा और जब आप उसे रन कराने की बात करेंगे तो बाइट कोड से वो कोड बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता होगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसकी होगी? इंटरप्रेटर। तो अब ये हमें अच्छे से समझ में आ गया कि जावा डिपेंडिंग ऑन बोथ कंपाइलर एज वेल एज व्हाट? इंटरप्रेटर। आराम आराम से चलिए, जितना बेस मजबूत होगा आगे की चीजें उतनी ही समझ में आती। पढ़ाई में मन कब लगता है पता है? पढ़ाई में इंटरेस्ट कब डेवलप होता है? जब आपको चीजें समझ में आ रही होती। आप देखना शुरुआत में एक बैच में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, एंड तक गारंटी लोगों की जो काउंटिंग होती है वो कम हो जाती है। रीजन ही ये रहता है, जब बच्चा घर से चलता होगा 4-6 किलोमीटर दूर कहीं आने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने मन से ये तो पूछता होगा, क्या यार मुझे चीजें समझ में आ रही है क्या? अगर उसका जवाब हमें आता होगा तो वो जरूर आएगा। सो जावा रन टाइम जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड है। वैसे मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, रन टाइम किसी का भी हो वो इंटरप्रेटर बेस्ड ही होता है। Java runtime is an interpreter based. Any language runtime is an interpreted based. So Java में exe फाइल तो नहीं होती भाई. Since Java runtime is an interpreter based, no exe file concept in Java. ध्यान रखना, इससे पहले मैंने C का प्रोग्राम बताया था लास्ट क्लास में आपको। जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं
वहां पर EXE बन जाती थी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। आई होप मैं आपको दिखा भी सकता हूं। आप F ड्राइव में आइए, सी tuesday.exe, कल ट्यूसडे था तो वहां EXE बन रही, बट जावा के प्रोग्राम में कभी भी EXE नहीं बनती है। अगर इंटरव्यूअर आपसे कभी ये पूछ ले कि कैन बी क्रिएट EXE फाइल इन जावा, तो उसका जवाब देना है नो, नहीं बन सकती। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ EXE फाइल्स इन जावा। जब आप जावा में आप आगे जाएंगे तो आपको मैं जार बनाना सिखाऊं। जब आप एडवांस जावा पढ़ेंगे तो हम लोग वेयर फाइल बनाना सीखेंगे। और जब कंप्लीट जावा आपको आ जाएगी तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो हम EAR फाइल बनाते हैं। बट ये चीज अभी बहुत आगे का विषय है। सो फिलहाल तो हमें क्या समझना है, इन जावा एवरीथिंग इज अ डॉट क्लास फाइल, और डॉट क्लास फाइल कोई EXE फाइल नहीं होती। सो अगर मैं थोड़ा सा कंफाइंड करूं, दो तरह की फाइल हुई फिर हमारे पास। सी का प्रोग्राम बनाया तो उसमें EXE फाइल बनती है। जावा का प्रोग्राम बनाया तो डॉट क्लास फाइल बनती है। मैं आपकी नॉलेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं कि यहाँ पे EXE फाइल बन रही है और यहाँ पर क्लास फाइल बन रही है। थोड़ी देर के लिए मैं F ड्राइव में आया। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के काम यही कराता रहता हूँ। आपने यहां से EXE फाइल हटाई और OBJ फाइल हटा दी। थोड़ी देर के लिए पाइथन का प्रोग्राम हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। अब देखिए, दो प्रोग्राम है आपके पास। मैं कंपैरिजन तो करूंगा ना दूसरी लैंग्वेजेस के साथ इसका। फर्स्ट डॉट जावा इज द जावा का प्रोग्राम और ट्यूसडे डॉट सी इज द सी का प्रोग्राम। डॉट सी इज द एक्सटेंशन, डॉट जावा इज द एक्सटेंशन। तो चलिए, मैं आपको ये जानता हूं, प्लीज आप अपने दिमाग पे अभी कोई लोड मत ले लेना कि सर वी डोंट नो हाउ टू कंपाइल एंड ऑल। यू वुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तुम तो ये देखो, सी लगा हुआ है तो हमारा टीचर इसे कंपाइल कर रहा होगा। जैसे ही आपने इसे कंपाइल किया जावा सी से, गारंटी यहां पे देखिए, मैं ये हटा देता हूं एक सेकंड के लिए, शायद ये उस एनोटेशन से छिप रहा है। सी फर्स्ट डॉट क्लास। अभी मैं आज आपकी क्लास ले रहा हूं, 8:34 हो रहे हैं, 34। फर्स्ट डॉट क्लास देखो, ट्यूसडे डॉट सी। अगर इसको भी अगर आप चला के देखना चाहते हैं तो ये EXE जनरेट करेगा भाई। जावा के प्रोग्राम ने अभी आपके सामने क्या बना के दे दिया, क्लास फाइल। जो ये मैं बता रहा हूं कि आफ्टर कंपाइलेशन उसमें क्लास फाइल बनती है। और जब आप इस सी के प्रोग्राम को कोड ब्लॉक ओपन कर लेता हूं, आजकल इसी आईडी को लोग यूज करते हैं, सी ट्यूसडे डॉट सी। इसको मैंने सिंपल बिल्ड एंड रन कराया है। यहाँ पे आंसर आ रहा है, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन द आंसर। सिंपल मुझे आपको ये दिखाना है कि देखिए उसकी यहाँ पर EXE फाइल बन गई होगी। सी पहले OBJ फाइल बनती है, टर्बो चला रहे होते तो यहाँ पर डॉट OBJ आता, कोड ब्लॉक में डॉट ओ आता है, बट है ये वही ऑब्जेक्ट फाइल। बट माई इंटरेस्टेड इन दिस tuesday.exe, tuesday.exe। मैं उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ रहा हो कि आफ्टर कंपाइलेशन व्हाट हैपेंस। सो फिर से अगर हम थ्योरेटिकली आए तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि भाई EXE फाइल इज अ बाइनरी कोड फाइल। बाइनरी कोड समझना, 0 और 1, एंड इट इज अ प्रोसेसर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ये प्रोसेसर को डायरेक्ट समझ में आता है, कंप्यूटर को डायरेक्टली चीजें जीरो, कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 एंड 1, कंप्यूटर को तो समझ में ही 0 और 1 आता है। बट डॉट क्लास फाइल इज अ बाइट कोड फाइल। मेरा बस चले
चल ही रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कि ये exe फाइल जो है वह बेसिकली बाइनरी कोड फाइल है, और जो डॉट क्लास फाइल है उसको बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, बाइट कोड फाइल। अब हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि जो बाइनरी कोड होता है विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर, कंप्यूटर को समझ में आ रहा है, परंतु जो बाइट कोड होता है उसको कौन समझता है? जावा के पास अपना खुद का एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। ये शब्द में आपके सामने, ये वर्ड जो है आई एम यूजिंग फर्स्ट टाइम, कि बाइट कोड फाइल इज अंडरस्टूड बाय द जेवीएम। जो बाइट कोड होता है उसको बेसिकली जेवीएम ही समझती होगी। देन व्हाट इज ऑल अबाउट जेवीएम, ये हर चीज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आपका मन रखने के लिए इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं बस। जावा, जैसे जावा बना, जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम। इतना समझ लीजिए, बाइनरी कोड को प्रोसेसर समझ रहा है और बाइट कोड को जेवीएम समझ रही है। एक शब्द और यूज करूंगा आगे चल के, जेआरई, बट आप चिंता मत करिए, आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा आगे चल। exe फाइल इज एन ओएस डिपेंडेंट, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड होती है। ओएस डिपेंडेंसी का मतलब जानते हैं आप? अगर कोई exe विंडोज पर बनी हुई है, विंडोज पर, तो उससे आप लाइनक्स पर नहीं चला सकते। इसका मतलब होता है डिपेंडेंसी। whereas dot class file is an independent of the OS, ये किसी भी OS पर डिपेंड नहीं होता। आप जावा के प्रोग्राम को, उसके सोर्स कोड को, उसके कंपाइल्ड कोड को कहीं भी ले जाओ, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट आपको देगा। कैसी सपोर्ट देता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म। मैं यहां पर ये बता दूं आपको कि exe फाइल इज एन ओएस डिपेंडेंट, ओएस पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, और जो डॉट क्लास फाइल है वह ओएस पर डिपेंड नहीं करती। सो ये नए टर्म हमारे पास आ गए, ओएस डिपेंडेंसी और ओएस इंडिपेंडेंसी। यहां पर मुझे आपको बताना है कि exe फाइल इज प्रिपेयर्ड ऑन विंडोज ओएस। लेट अस अज्यूम कि कोई एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रिपेयर की, तो कैन आई एग्जीक्यूट दैट exe ऑन द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ये क्वेश्चन है। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन? .exe file is prepared on Windows OS. Then can I run that exe on the Linux operating system? उसका जवाब है नो, नहीं कर सकते। कारण क्या है भाई, क्यों नहीं कर सकते? उसका जवाब मैं हालांकि ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। exe फाइल इज एन ओएस डिपेंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो exe बनी होगी उसे आप लाइनक्स के ऊपर नहीं चला सकते। इसके पीछे कोई तो कारण होगा, ये तो अभी मैंने व्हाट समझा दिया आप, कि उसका रीजन ये है कि exe फाइल जो होती है वो ओएस डिपेंडेंट होती है। बट कोई आपसे ये पूछ सकता है व्हाई exe फाइल इज ओएस डिपेंडेंट? आखिर में ऐसा क्या रीजन है कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना वो ओएस डिपेंडेंट क्यों होती है भाई, बट क्लास फाइल नहीं होती है? क्लास फाइल जिसमें बाइट कोड है ना वो ओएस इंडिपेंडेंट है। आपको आज की क्लास का जो टेक अवे, अगर कोई कहे कि भाई आज आपने क्या सीखा, तो आज आप बस इतना ही सीखने जा रहे हैं। जैसे कल की क्लास में आपने सीखा कि कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, और आज आप ये सीखने जा रहे हैं
कि EXE फाइल OS डिपेंडेंट होती है और जो क्लास फाइल होती है जावा में वो OS इंडिपेंडेंट होती है। सो चलिए इस पर आज हमें एनर्जी लगानी है। y.exe फाइल इज OS डिपेंडेंट। तो मुझे इसे पढ़ाने से पहले आपको एक पॉइंट और समझाना पड़ेगा, विच इज नोन एज द लिंकर। ये लिंकर क्या होता है, इसको समझने से पहले मैंने आपको एक दिन बताया था कि सबसे नीचे अगर कोई चीज होती है तो विच इज हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर अगर कोई चीज होती है विच इज OS। और OS के पास अपनी खुद की लाइब्रेरी होती है जिसे आप OS लाइब्रेरी कहते हैं, और इसके ऊपर आपका प्रोग्राम बनता है सी का, C++ का, ये सारे प्रोग्राम इसके ऊपर बनते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे ही सी के प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं तो उसके बाद वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है। बट आप ये बात समझ लेना, कभी भी सी में बना हुआ प्रोग्राम हार्डवेयर से कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। कोई भी चीज बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किए हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकती। यानी कि जब भी कभी C++ को प्रोसेसर हार्डवेयर के पास पहुंचना होगा तो वो किसके वाया जाता होगा भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो आप ये पक्के से समझ लेना कि C और C++ का जो सोर्स कोड है उसके बाद जब उसे कंपाइल करते होंगे तो उसकी भी वो पूरी 0 और 1 बन जाता होगा। फिर इसको मदद लेनी पड़ती होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी। ये बात ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपको बताई है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये मैं फ्लैशबैक में आपको कहीं ना कहीं ये बात बता चुका हूं। लेट मी शो यू दिस। सी, जब मैं एक दिन सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा था ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, शर्त यह है कि इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। आपको कैरियर कंपाइलर पर साइन अप करना होता है, उसके बाद लॉगिन करना होता है और मुझे ये बतानी पड़ेगी कि सर आप मेरे में कोर जावा का कोर्स ऐड करा दीजिए। और आप सीक्वेंसली, पढ़ाई सीक्वेंस मांगती है। आप जब डॉट्स को तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई इंडिपेंडेंट नहीं होती है भाई कि जहां गए उसी सेशन को आपने पढ़ लिया। नो, आपने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनते हैं इन लैंग्वेजेस में, उनको किस से इंटरेक्ट करना होता है, पहले OS से, और OS की लाइब्रेरी भी उसमें यूज होती है। सो आज मुझे वो लिंकर ही समझाना है। उस लिंकर का काम क्या है पता है? आपका जो कंपाइल्ड कोड है जो 0 और 1 होता है उसमें वो OS की लाइब्रेरी लिंक करा देता है। यानी कि अल्टीमेटली अगर हार्डवेयर तक अगर किसी चीज को पहुंचना है तो उसमें वो OS की लाइब्रेरी भी तो ऐड कराएगा भाई। वो काम बेसिकली लिंकर का होता है। तो चलिए मैं आपको इस पॉइंट को एक बार समझाना चाहता हूं। अ लिंकर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर है दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स। आपको ध्यान है, सी के प्रोग्राम को जब आप कंपाइल कर रहे थे तो उसकी एक ओबीजे फाइल बन रही थी। टर्बो में काम करते हैं तो ओबीजे बनती है, और कोड ब्लॉक में कर रहे हैं तो ओ बनता है .o। ये ऑब्जेक्ट फाइल ही है, ओ फाइल। और जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं ना तो हो सकता है कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट फाइल हो। देखिए अभी हम तो एक एक प्रोग्राम बना रहे होते हैं, बट सॉफ्टवेयर माइट कंटेन 5 प्रोग्राम्स, 5 प्रोग्राम हो सकते हैं। तो 5 प्रोग्राम की 5 ओबीजे फाइल होंगी, उसकी 5 ही हमारी क्या होंगी, ओबीजे फाइल होंगी, ऑब्जेक्ट फाइल होंगी। ऑब्जेक्ट फाइल जेनरेटेड बाय कंपाइलर।
इन सबको मर्ज कराने का काम। पहले तो भाई सॉफ्टवेयर तो एक बिल्कुल इंटीग्रेटेड होता है ना, कॉम्प्रिहेंसिव होता है ना, एक ही होता है ना बिल्कुल। वो तो उन सारी चीजों को मर्ज करा के उसमें ओएस की लाइब्रेरी को डाल के सो इन सारी चीजों को मिलाकर उसकी एक ईएक्सी बना देता है। चीजें, मेरा मानना यह है, टेक्स्ट से ज्यादा करेक्ट, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उससे ज्यादा इमेजेस से समझ में ज्यादा आता है। हमारा जो माइंड है ना, वो टेक्स्ट को कम दिनों तक याद रख पाता है। कभी भी आपने देखा होगा, आपने किसी दूसरे इंसान से मिलते होंगे, यार तेरा चेहरा तो याद आ रहा है पर नाम भूल गया हूं। यानी कि वो आपका फेस तो याद रखता है, क्या यार मैं कहीं मिला तो हूं, बट यार आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज योर नेम। यानी कि आदमी टेक्स्ट जल्दी भूलता है। सो भाई टेक्स्ट से मत समझो ना, ग्राफिक्स से समझिए। जिस दिन आप एक मूल मंत्र समझ लो पढ़ने का, जिस दिन आपने चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करना सीख लिया ना, आप कभी भी चीजों को भूलेंगे नहीं। रियल लाइफ से जोड़ के देखना है। सो यहां पर मैंने आपके सामने इस लिंकर की पूरी स्टोरी रखी। अभी आप ये समझना, ये सी का प्रोग्राम है डियर। एक सोर्स कोड लिखा, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं भाई। प्रोजेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ सो मेनी प्रोग्राम्स। कॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे तो उसमें भी तो बहुत सारे सोर्स फाइल होंगी ना। या कोई कैलकुलेटर ही बना रहे हैं भाई, तो एडिशन करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया एड डॉट सी, मल्टीप्लीकेशन कराने के लिए आपने बनाया prod डॉट सी, यहाँ पे डिवीजन कराने के लिए एक प्रोग्राम बनाया div डॉट सी, कुछ भी मॉड्यूलेशन निकालना है, रिमाइंडर निकालना है तो mod डॉट सी। ये सारे उसकी सोर्स फाइल है। जो कोड हम और आप टाइप करते हैं दैट इज नोन एज द सोर्स फाइल। अब आप इसे क्या करेंगे पता है? अब आप इसे कंपाइल कर, क्या करेंगे? कंपाइल। तो इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती ओ फाइल। ये फाइल बन गई ऑब्जेक्ट फाइल। अब ये होता है लिंकर। लिंकर, आप कभी भी ये नोटिस करना, जब सी पढ़ने वाला बच्चा सी पढ़ता है ना, ऑब्वियस है सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत करता होगा बच्चा। उसे दो ही चीजें आती है, हाउ टू कंपाइल और हाउ टू रन। इंपॉर्टेंट चीज भूल जाता लिंकर, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं, उसने तो एक ही प्रोग्राम बनाया होता बेचारे ने। जब किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें देखेंगे तो देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स ना, उनको मर्ज कराया और ये रन टाइम लाइब्रेरी, ओएस की लाइब्रेरी, ये भी उसमें इन्फ्यूज हो गई, तब जाकर ये ईएक्सी वाली फाइल बनती। मैं जानता हूं थोड़ा सा ओवर हो भी रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए। y.exe फाइल इज ओएस डिपेंडेंट। मैं आपको बताऊंगा इसमें ओएस की लाइब्रेरी भी एंटर हो जाती है। ये एक लाइन आपका काम आपको समझा देगी। मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूं जिससे मैं आपको ये नीचे वाली लाइन समझा पाऊं। सी, क्वेश्चन क्या था? Why exe file is OS dependent? Because it contains OS लाइब्रेरी। यानी कि जो exe बनी होगी उसमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी भी तो एंटर हो जाती है। अब इसमें लाइब्रेरी एंटर हो गई विंडोज की, और आप इससे चलाओ किसके पास रहे? लाइनेक्स के पास। यानी कि ये वाली exe लाइनेक्स के एनवायरनमेंट के कॉम्पिटेबल नहीं होगी भाई। उसके कॉम्पिटेबल नहीं होगी तो इससे डिपेंडेंट ही तो कहेंगे, ये चीज यहां पर काम नहीं करे। सिंस exe file linked since exe file linked with the operating system library, that is why it is an what? OS dependent। क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसमें ओएस की लाइब्रेरी इंटरेक्ट हमें क्यों डालनी पड़ती है? जो हार्डवेयर से वो तब तक इंटरेक्ट नहीं कर सकता जिस हार्डवेयर पर वो ओएस डला हुआ उसी के बाया तो आप जाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी का होना तो बहुत जरूरी है। सो मैंने इनके लिए कुछ डायग्राम्स बना रखे थे।
यहां पर क्या समझे, सी प्रोग्राम exe फाइल प्रिपेयर्ड ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, देन इट कंटेन्स द, देखिए ये कल्पना करिए कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया, कंपाइल हो गया, उसकी exe फाइल बन गई। सी प्रोग्राम exe फाइल प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट, विंडोज ऑपरेटिंग से, ये कहां पे तैयार हो रही है बताओ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। देन उसमें होगा क्या क्या तुम बताओ, एक प्रोग्राम ओपन करके देखते हैं, चलिए दिस इज द प्रोग्राम ना, ये मेरा एक प्रोग्राम है भाई, इसमें क्या क्या होता होगा, एक तो आपका कोड जो आपने लिखा है, बट हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें 70% चीज हमको रेडीमेड मिलती है। प्रोग्रामर को कितने परसेंट काम करना होता है, 30%। यानी कि अगर किसी चीज को 100% कहा जाएगा तो 70% चीजें तो आपको रेडीमेड मिल रही है, आपको करना ही इतना काम होता है। सर हाउ कैन यू से कि 70% चीजें रेडीमेड होती हैं, बता रहा हूं। आपने प्रिंट एफ का यूज कर लिया जो कि वैल्यूज को प्रिंट कराता है, आपने सिंपल इसको यूज किया है, आपने कभी इसे बनाया नहीं भाई। हाउ इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू ये हम तो नहीं जानते। आगे चल के ऐसे बहुत सारे फंक्शंस यूज करेंगे आप। यहां पर आप देखना, ये जो है ना stdio.h, ये सी की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। ये सी की कैसी लाइब्रेरी है, प्री डिफाइंड, पहले से बना बनाया कोड है। आपने तो ये 4-6 लाइन लिखी होती हैं, दिस वन। ऐसे जावा में भी कोई लाइब्रेरी होती है, उसको पैकेज के फॉर्म में बताऊंगा मैं आगे चल के। आपको ये जस्टिफाई करना चाहता हूं कि होता क्या क्या है इसमें, आप इसे भूल मत जाना, मैं अभी इस पर लौट के आने वाला हूं। सो सी, मैं फिर से मुद्दे पे आया, सी प्रोग्राम exe फाइल प्रिपेयर्ड ऑन ओएस, देन इट कंटेन्स व्हाट, बाइनरी कोड फॉर सी प्रोग्राम, यानी कि आपका जो सी का प्रोग्राम है उसका बाइनरी कोड। आप ऐसे करके ले लीजिए इसे, दिस वन, बाइनरी कोड फॉर सी प्रोग्राम जो आपने बनाया, बाइनरी कोड फॉर सी लाइब्रेरी। ये आपको हर चीज का मतलब समझ में आना चाहिए, बाइनरी कोड फॉर सी लाइब्रेरी। अरे भाई ये तो हो गया आपका कोड, इसकी बात की उसने, ये बाइनरी कोड फॉर सी प्रोग्राम। ये क्या है डीडी सर, बाइनरी कोड फॉर सी लाइब्रेरी क्या है, ये हेडर फाइल, इसमें बहुत सारा कोड होता है, सो मेनी कोड्स। आपका मूड खराब हो जाएगा, मैं एक लाइन बता रहा हूं, आप खुद देखना इस चीज को। सी, मैं सिंपल यहां पर एक नई फाइल बना रहा हूं, हैश इंक्लूड stdio.h, void में, और सिंपल मैंने यहां पे लिखा प्रिंट एफ वेलकम टू सी। आप मुझे ये काउंट करके बताओ इसमें कि आपने कितनी लाइन लिख दी, हाउ मेनी लाइन्स यू हैव रिटन। मैंने ये छोटा कर लिया है, स्क्रीन शायद वो दिखता नहीं है उस पर, फिर एक लाइन, दो, तीन, चार और 5, हाउ मेनी लाइन्स वी हैव, ओनली 5 लाइन जो आपने लिखी। आप इसे कंपाइल करिए एक सेकंड के लिए, आप इसमें ऑल्ट F9 करो, ऑल्ट F9। आपको ये बातें जो मैं बता रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा, आई एम नॉट बोस्टिंग, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं अपने मुंह से। सी का टीचर जब आपको पढ़ाता होगा तो वो ये कहता होगा देखो बच्चों ऐसे प्रोग्राम कंपाइल होता है, बट उसने ये कभी नहीं बताया होगा कि जब आप कंपाइल करते तो देखो कितनी लाइन हो गई है भाई।
313। बट आपने तो कहा था सर हमने तो 5 ही लाइन लिखी है। मैंने ये भी तो कहा था भाई 70% काम गिफ्ट में मिलता है, काम हमें तो 30% ही करना। अब प्रॉपर कैलकुलेशन मत निकाल लेना कि जो ये वाली जो चीज है 313 इसका ये प्रॉपर 70% है, यानी बात पकड़ मत लेना। अभी देख रहे हैं यहाँ पर कितनी लाइन हो गई, 313। एक सेकंड और रुको, आप आपको और एक चीज बताता हूं। अभी आप मेरे कहने से यहाँ पर एक हेडर फाइल और इंक्लूड करा दो, कोई भी कुछ भी करा दिया। जैसे चलो सर बोल रहे हैं कि एक और लगा देते हैं, math.h। ये .h भले ही लगा, ये भी सी की ही लाइब्रेरी होती है बट प्री डिफाइंड होती है। फिर से मैंने इसे ऑल्ट F9 किया। देखिए भाई साहब, पहले आ रही थी 313 लाइन्स, राइट नाउ इट हैज बिकम व्हाट 478। इसका मतलब आपकी मदद करने के लिए कोई और भी बैठा है। सो जब आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो क्या क्या आता है भाई, बाइनरी कोड ऑफ फॉर सी प्रोग्राम, जो आपका कोड है, बाइनरी कोड फॉर सी लाइब्रेरी। परंतु ये भले ही 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाए, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी इसके अंदर नहीं आएगी ये प्रोसेसर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। सो प्लस दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बाइनरी कोड फॉर विंडोज ओएस लाइब्रेरी। आज मैंने यहाँ पर 3 लोगों का रोल बताया है, एक आपका, एक सी का और एक ओएस का। EXE फाइल में होता क्या है भाई, बाइनरी कोड 0 और 1 ही है, पर 3 चीजों का 0 और 1 था। आपके सोर्स कोड का 0 1, जो प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स होती है सी में उनका 0 1, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी का 0 1। सो it is a file with actual program code, application software library and OS library and hardware information. EXE file is OS dependent and as it contains what, एक्चुअल में मैं आपको बता दूं ये डिपेंडेंसी का कारण क्या है, मेन रीजन क्या रहा इसका, क्योंकि उसके अंदर ओएस की लाइब्रेरी ऐड हो जाती है। EXE फाइल इज OS डिपेंडेंट as it contains what, operating system library, that is the main reason। तो इसका मतलब ये any EXE file prepared on the Windows will not execute on what, Linux। और यही चीज वाइस वर्सा है, रिवर्स भी ऐसे ही होगा। लाइनेक्स पर अगर कोई चीज बनी वहां EXE नहीं होती है नॉर्मली, बट एक EXE का फॉर्म तो होता ही है। मैं वैसे आपको बताऊं, कभी आपको अगर मौका मिले, टाइम मिले, तो आप लाइनेक्स भी जरूर लर्न करिए, लाइनेक्स भी आप सीखिए। एक बेसिक नॉलेज होगी आपके रिज्यूम का, उससे वेटेज इंक्रीज होगा। नॉर्मली इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होते, ज्यादातर जगह पे वही मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और ये लाइनेक्स, इन्हीं का यूज होता रहता है। तो आपके रिज्यूम में ये 4 चांद लगा देगा। जैसे आप लिख देते हैं ना कि आई नो सी, आई नो C++, आई नो जावा, पूरा लिख देते हैं रिज्यूम में आपको क्या क्या आता है। अगर वहां पर लाइनेक्स भी लिखा होगा उसका एक अलग वेटेज होगा। आप उसे सीखने की कोशिश करें कभी ना कभी, टाइम परमिट करता है। परंतु जावा का बाइट कोड जो होता है ना, वो कभी भी जो होता है ना, वो ओएस पर डिपेंड नहीं होता है। जावा का बाइट कोड फाइल जो है ना, क्लास फाइल जो, वो EXE फाइल नहीं है भाई। EXE फाइल हमेशा लिंक करती है ओएस से। test.exe, कोई टेस्ट नाम की फाइल बना ली, प्रिपेयर ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, देन इट लिंक्स विद द विंडोज ओएस लाइब्रेरी। सो इस डायग्राम से ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आपने कोई प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम है test.c, जब कंपाइल करा होगा तो उसकी क्या बन गई होगी, EXE। मान के चलिए आपने ये विंडोज पर बनाया, तो जब विंडोज ओएस पे चला रहे हो तो जो
ये EXE होगी वो किसकी लाइब्रेरी को कॉल कर रही होगी भाई साहब? विंडोज वाली को, क्योंकि उसी के बाया तो होके जाएगा। इसमें जो EXE में लाइब्रेरी पड़ी होगी वो विंडो की पड़ी होगी, परंतु सेम EXE जो कि आपने विंडोज OS पर बनाई है, उसे आप कहां लेके चले गए बता दो। मैं यूनिक्स, यूनिक्स सुना होगा आपने, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक OS, सोलरिस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। जैसे ब्राउजर में आपने गूगल क्रोम सुना है ना, ऐसे ही फायरफॉक्स भी तो होता है, ओपेरा भी तो होता है, ऐसे ही यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। परंतु देखिए ये EXE जब लाइब्रेरी कॉल करा रही है इंटरनली, ये तो लाइब्रेरी किसकी कॉल कराएगी? विंडोज की, क्योंकि उसमें लाइब्रेरी किसकी पड़ी हुई थी? विंडो की पड़ी थी। बट चला किसके ऊपर रहे आप? यूनिक्स के ऊपर। गड़बड़ तो होगा ना, क्योंकि वो इंटरनली कॉल कर रहा है विंडो की लाइब्रेरी और वहां पर इंटरेक्शन किससे करना पड़ रहा है उसे? यूनिक्स। सो ये वाली चीज यहां तो काम करेगी, क्योंकि विंडो की लाइब्रेरी थी और उसी को वो कॉल कर रहा है, क्योंकि इंटरनली तो इसमें विंडो की लाइब्रेरी होगी। परंतु ये वाली चीज यहां पर काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो अब आपने यूज किया हुआ वो क्या है? यूनिक्स, लाइनेक्स। एबव थिंग विल नॉट वर्क, यहां पे काम नहीं कर रही, यहां तो कर रही। सो इसको थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली वे में मैंने नीचे बनाया हुआ है ऑन दिस प्लेस। सी, आपने कोई भी आपकी पुरानी फेवरेट लैंग्वेज है मान के चलिए, सी है, C++ है, इसमें आपने एक प्रोग्राम बनाया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको अगर इन शॉर्ट बताऊं तो इसको हम लोग सोर्स कोड कहेंगे। जिस फाइल में होगा उस फाइल को सोर्स फाइल कहेंगे। सी का प्रोग्राम होता तो एक्सटेंशन .c होता, C++ का होता तो .cpp होता। जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो इसकी क्या बन जाएगी बताओ? EXE फाइल .executable। तो भैया क्योंकि इसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखा गया है, वही कंपाइल किया है, तो ये विंडोज पे तो चल रहा है, रनेबल, परंतु यूनिक्स पर वो क्या हो गया? अनेबल। लाइनेक्स से पहले यूनिक्स आया था, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जैसे विंडोज से पहले डॉस आया, वैसे ही लाइनक्स से पहले कौन आया था? यूनिक्स। सो मुझे लगता है कि इट इज सफिशिएंट फॉर यू गाइस। ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम अपनी फेवरेट लैंग्वेज की बात करेंगे, जिसका नाम है जावा। आपने नोटिस किया होगा मुझे लगभग 4 क्लास हो गई हैं, मैं आज जावा पर आ पाया। यहां से आगे हमें जावा को सीखना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर मिलेंगे।